आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 का क्लास 9 का फिजिक्स का अध्ययन हम लोग करेंगे। और यह पाठ आपका पहले पाठ से हम ले रहे हैं 11 नंबर, इसका पाठ 11 जो आपके बनाया गया है। फिजिक्स का पहला चैप्टर आपके विज्ञान के किताब में 11 लेसन नंबर फिजिक्स शुरू किया गया है। तो हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले जो है गति के बारे में विवेचना इसमें किया गया है। तो गति के बारे में जानने के पहले हम कुछ चीज़ें इसके बारे में थोड़ी बातें जान लें। सबसे पहले आपका जब आप पढ़ते हैं तो हम इस पर नाम दे रहे हैं जो इस फिजिक्स है। फिजिक्स का आप माने जानते हैं, फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ये पार्ट भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान हम किसे कहेंगे? तो चलिए पहले यह जानते हैं कि हमारा विज्ञान क्या चीज़ है, तब जाकर हम चलते हैं कि फिजिक्स में। अब भौतिक विज्ञान जानने के पहले हम जान जाएं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान अगर हम देखें तो हम लोग पढ़ते हैं तो विज्ञान शब्द और इंग्लिश में इसका लिखते हैं साइंस, और हिंदी और इस इंग्लिश से क्या माने निकलता है ये भी थोड़ा जानते चलें। तो इंग्लिश जो है यह स्कायर शब्द से बना हुआ है। स्कायर, स्कायर का मतलब होता है जानना, यानी टू नो। टू नो जिसका मतलब होता है जानना, ठीक। ये इंग्लिश वर्ड का मीनिंग है, जिससे हम ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है साइंस, और इस साइंस स्कायर शब्द से बना हुआ है। और स्कायर ये आपका मीनिंग देता है टू नो, यानी जानना। तो हम इस साइंस का मतलब ही होता है जानना। तो इंग्लिश के ये वर्ड के हिसाब से हो गया। और आपके यह विज्ञान अगर हिंदी से देखें तो ये आपका जो उपसर्ग लगा हुआ है और ये आपका मूल शब्द है। तो उपसर्ग और मूल शब्द से देखें तो ये आपका विधन ज्ञान से मिलकर बना हुआ है। और इसका मतलब होता है, बी का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट। और ज्ञान का मतलब हो गया जानकारी, यानी कि हम जब विशिष्ट जानकारी, विशेष जानकारी रखते हैं तो उसे हम कहते हैं विज्ञान। अब बात रही कि विशेष जानकारी किस में रहेंगे? कोई क्षेत्र होना चाहिए, कोई विषय होना चाहिए। तो जब हम विषय इस विज्ञान की परिभाषा देंगे तो हम यही परिभाषा देंगे कि विज्ञान अब हम किसे कहेंगे। ये तो मान लीजिए आपके शब्द के हिसाब से हो गया। अब विज्ञान हम किसे कहेंगे? तो विज्ञान किसी भी विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, किसी भी विषय में विज्ञान जो अभी आपका बी निकला है, यह बी जो उपसर्ग है इसके 3 माने ये लेकर चलता है। एक हो गया सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुसंगठित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम कहते हैं विज्ञान।
एक आप डिफिनीशन दे सकते हैं कि किसी विषय में सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या नैसर्गिक घटनाओं का के निष्कर्षों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, नैसर्गिक घटनाएं जो देखते हैं और उन पर आधारित क्रियाकलाप करते हैं, तो उससे जो जानकारी प्राप्त होती है, जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, उसको भी विज्ञान कहते हैं। वस्तुओं के क्रियाकलाप से, वस्तुओं के ऊपर हम क्रियाकलाप करते हैं, उससे जो सूटेबल एक जानकारी प्राप्त होती है, उसको भी हम विज्ञान कहते हैं। आप एक सबसे ये याद कर सकते हैं परिभाषा, किसी विषय में सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आपका विज्ञान जो होता है, यह आपके, अगर हम बांटें आपके क्लास के हिसाब से, तो विज्ञान जो है दो तरह का हो जाएगा आपका। एक हो जाएगा सजीव विज्ञान, एक हो जाएगा निर्जीव विज्ञान। यानी कि निर्जीव विज्ञान एक हो जाएगा आपका सजीव विज्ञान। सजीव यानी कि स हटा देंगे तो आपका बन जाएगा जीव, यानी कि जीव विज्ञान कहिए चाहे सजीव विज्ञान कहिए। और ये हो गया आपका निर्जीव विज्ञान। अब निर्जीव भी देखते हैं कि ये दो तरीके का होता है। निर्जीव विज्ञान किसे कहेंगे? तो निर्जीव विज्ञान ऐसा विज्ञान होता है, यह दो तरह से हम इसको बांट सकते हैं। जिसमें जीवन नहीं होता उसका अध्ययन करते हैं, वो निर्जीव विज्ञान कहलाता है। आपके पाठ्यक्रम के आधार पर बांट सकते हैं। एक हो गया भौतिक विज्ञान और एक हो गया रसायन विज्ञान। और आपका जीव विज्ञान में देखें तो यह दो प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा जंतु विज्ञान और एक हो जाएगा पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, ये हो गया भौतिक विज्ञान। इस तरह जो है हम विज्ञान को बांट सकते हैं उसकी शाखाओं में अध्ययन करने के लिए। तो यह आपकी ये जो है भौतिक विज्ञान, विज्ञान की एक शाखा आ गई। जिस तरह पेड़ों की शाखाएं निकलती हैं, डालियां निकलती हैं, उसी तरह विज्ञान इतना ब्रॉड हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसको हम एक कुछ गुणधर्मों या कुछ ऐसे सिस्टमेटिक हम बांट लेते हैं जिसमें अध्ययन करना आसान हो जाए। तो हम इसमें भौतिक विज्ञान जब पढ़ते हैं तो विज्ञान की देखिए शाखा बन गई। आप देख रहे हैं कि विज्ञान दो चीज़ों का अध्ययन करता है, एक सजीव का भी अध्ययन करता है, निर्जीव का भी अध्ययन करता है, सजीव का भी अध्ययन करता है। तो निर्जीव का जब अध्ययन करेगा तो निर्जीव विज्ञान कहलाएगा। जब सजीवों का विज्ञान होगा तो सजीव विज्ञान कहलाएगा। यानी इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। निर्जीव का मतलब निर्जीवों का अध्ययन, यानी जीवन से कोई मतलब नहीं रहता है। और निर्जीव विज्ञान की दो शाखाएं हो गई, एक भौतिक विज्ञान हो गया, एक रसायन विज्ञान हो गया। भौतिक विज्ञान जो भौतिक गुणों का अध्ययन करता है और रसायन विज्ञान जो निर्जीव में जो है आपके रासायनिक गुणों का अध्ययन करता है, तो यह कहलाता है आपका रसायन विज्ञान। जंतु विज्ञान सजीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं के बारे में, उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और ये जो है आपका पादप विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान भी इसका नाम देते हैं, वनस्पति विज्ञान। तो इस तरह जो है विज्ञान की हमारी शाखाएं इस तरह हो गई। और हम 10 में आप लोग ये तीनों, 9 में ये तीनों चीज़ पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, जंतु विज्ञान क्या होता है और पादप विज्ञान क्या होता है। तो हम ये मेन लेकर चलते हैं क्योंकि हमको यह लेकर पढ़ना है और उसमें भी यह लेकर पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें ऊर्जा के प्रकार
और उनसे और द्रव्य से होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है भौतिक विज्ञान। यानी हम इसको देख सकते हैं भौतिक विज्ञान क्या अध्ययन करता है। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान क्या अध्ययन करता है, तो यह ऊर्जा हो गया, ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करता है। और एक चीज और है आपका द्रव्य, जिसको आप क्या क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, फिर इसको पदार्थ भी बोलते हैं, पदार्थ हो गया, फिर इसको मैटर भी बोलते हैं, मैटर हो गया, इसको सबस्टेंस भी बोलते हैं, सबस्टेंस भी बोलते हैं। ऊर्जा का मतलब आपका एनर्जी हो गया। एनर्जी हो गया। अब इसके प्रकार जब आप पढ़ेंगे, ऊर्जा के प्रकार बहुत से हैं, जैसे साउंड एनर्जी है, ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है यानी लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, फिर आपका ऊष्मीय यानी हीट एनर्जी है, ऊष्मीय ऊर्जा है यानी ऊष्मा हम सीधे कह दें, ऊष्मा है, वैद्युत ऊर्जा है यानी कि आपका विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है यानी ऊर्जा के बहुत से हम प्रकार पढ़ेंगे, बहुत से प्रकार हैं जिनमें से कुछ का हम अध्ययन, और द्रव्य से इसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, द्रव्य से इसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये जो है कहलाता है आपका भौतिक विज्ञान। अब पारस्परिक का अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान क्या है, थोड़ा एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये चाक है, इस चाक को जब ऊपर आप फेंकते हैं तो जितना ऊपर ले जाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अब फोर्स जब आप अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा ऊंचाई जाएगी, कम रहेगा तो कम ऊंचाई जाएगी। एक चीज़ और हम देखते हैं कि ये चाक है तो चाक ही फिर वापस आता है, यह जो है चाक जो है आपका कोई दूसरा पदार्थ नहीं बनता है। अगर ये नीचे गिर भी जाता है, ये टूट जाएगा तो ये चाक ही रहेगा, कागज नहीं बनेगा, यानी दूसरे पदार्थ नहीं बनते हैं। तो हम अब ऐसे प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें ऊर्जा दिया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, वो पदार्थ नहीं बदलता है। तो ये जितने भी इससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा वो सब आपका भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। अब चलते हैं, अब हम पाठ के बारे में चलें। अभी तुम्हारी जनरल जानकारी थी, एक छोटा सा और जान जाइए जिस के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ये ऊर्जा और ये द्रव्य क्या है, इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं। ऊर्जा का मतलब आप पहले ये जानिए कि संसार में छोटी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, पूरे आप ब्रह्मांड लेवल का ले लीजिए यानी बहुत बड़े लेवल का, और बहुत छोटे लेवल का जो नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके न्यूक्लियस एटम ले लीजिए, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं वो भी एनर्जी। यानी इस संसार में छोटे से लेकर बड़ा तक बिना एनर्जी का कहीं कोई कार्य संपादित नहीं होगा। यानी कार्य तो होगा, हर जगह कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है, और वह कार्य बिना एनर्जी का संपादित नहीं होगा, यानी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कार्य यानी कि ऊर्जा।
और आपका द्रव्य किस पर कार्य होगा, तो किसी द्रव्य कार्य होगा। यानी कि आपका यह संसार जो है मेन रूप से अगर देखा जाए तो दो हिस्सों का बना हुआ है। एक बांटा जाए तो एक ऊर्जा है, एक द्रव्य है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन इसको अलग अलग पहले के वैज्ञानिक मानते थे, आज भी हम लोग करते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको बताया कि नहीं, ऊर्जा और द्रव्य एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और उनका फार्मूला एक है आपका फेमस फार्मूला E = mc², जिसके आधार पर आप लोग आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं पहले आपका गति के बारे में। तो हम पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, देख रहे हैं पदार्थ या द्रव्य। तो पदार्थ जो होता है, अगर हम देखें इसके दृष्टिकोण से गति के, तो पदार्थ की दो कंडीशन हो सकते हैं, दो अवस्थाएं हो सकती हैं। एक हो सकता है कि पदार्थ गतिशील हो और एक हो सकता है कि विराम में हो, दो चीज़ें होंगी। तो इन आधार पर आपके इस लेसन में बहुत चीज़ पढ़ने हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को अभी आधा लिखे हैं, आधा नहीं लिखे हैं, अगले पार्ट में बताएंगे। तो इस पहले पार्ट में ये जो गति नाम से दिया गया है, इस गति में हम क्या पढ़ेंगे, तो गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, गति से संबंधित कुछ मूलभूत पद के बारे में पढ़ेंगे, गति से संबंधित क्या मूलभूत पद हैं, और एक समान गति और असमान गति क्या होती है, किसे हम कहेंगे, इसके बारे में वर्णन करेंगे। चाल, वेग और त्वरण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। यानी इन आधार पर हम एक एक क्रम वाइज जो है आगे बढ़ेंगे। तो उसके पहले हम गति के बारे में जान जाएं, जो मोशन होता है ये क्या है, गति क्या है। तो गति वस्तुओं में, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, तो अगर कोई वस्तु में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है अपने आसपास के पड़ोस की वस्तुओं से, तो उसे हम कहेंगे स्थिर वस्तुओं के सापेक्ष अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसके में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस स्थान पर उस स्थान के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं उसमें होता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु विरामावस्था में है। गति अवस्था किसे कहेंगे, हम इसको दो भागों में बांट दे रहे हैं। ये अवस्था का नाम है गति, और तो गति की दो अवस्थाएं होती हैं। ये हो जाएगा आपका विरामावस्था और गति अवस्था। विरामावस्था या गति अवस्था, यानी गति कहें चाहे गति अवस्था कहें, विराम और गति, विराम और गति। तो ये जो है वस्तुओं की जो अवस्थाएं होती हैं, यानी हम लिख सकते हैं वस्तु की अवस्था, वस्तु की अवस्था। तो वस्तु की जो अवस्था होती है यह दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक हो जाएगा विरामावस्था और एक हो जाएगा गति अवस्था। अब विरामावस्था हम किसे कहेंगे और गति अवस्था किसे कहेंगे? तो यदि वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान के प्रति परिवर्तन नहीं करती है, जिस स्थान पर है समय गुजरता जा रहा है लेकिन उसके अपने को उस स्थान से नहीं परिवर्तन कर रही है, तो हम कहेंगे कि वह विरामावस्था में है। और यदि उसमें परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो गति है। जैसे मान लीजिए कि पंखा ही है, वो उसी स्थान पर है लेकिन उसके जो पंखा है वह पंखा जो है गति कर रहा है, उसके पंख जो बने हुए हैं तो वह जो है गति में है, तो हम कहते हैं कि वो गति कर रहा है। और आपका जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चला गया, वो भी गति हो गया। अगर कोई वृत्त में ही गति कर रहा है वृत्त की परिधि पर, तो वो भी गति हो गई। यानी समय के सापेक्ष उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे गति अवस्था में है पिंड, और नहीं हो रहा है तो नहीं है, यानी विरामावस्था में है। ये सापेक्ष चीजें हैं।
गति अवस्था, विरामावस्था ये सापेक्ष चीज़ें हैं। कहने का तात्पर्य है कि अभी आपके बस में आप बैठे हैं तो बाहर की बस में बस गतिशील है तो बाहर की वस्तु में आपको गति में दिखाई देंगी, यानी बाहर की वस्तु में या बाहर के सापेक्ष वो जो है आप गति में हैं। लेकिन अगर बस के अंदर बैठे हैं तो अब उसमें जो व्यक्ति हैं उसके सापेक्ष आप विरामावस्था में हैं। तो ये सापेक्ष चीज़ें हैं, ये किसी के सापेक्ष ही अध्ययन किया जाता है, रिलेटिव है, ये जानिएगा। तो हम चलते हैं, अब विराम और गति हम जान गए, वस्तु की दो अवस्थाएं हो गई, पदार्थ की दो अवस्थाएं हो गई। अब गति के प्रकार में चलते हैं कि गति मूलतः कितने प्रकार का होता है। आप लोगों के पाठ्यक्रम के हिसाब से गति के प्रकार कितने हैं, तो गति के प्रकार में हम चलते हैं। तो पहला आपका गति का जो प्रकार मिलता है, हम इसको दिख रहे हैं, गति का प्रकार। एक टॉपिक लेकर चलते हैं। आशा है कि आप लोगों को गति समझ में आ गया होगा, अवस्था वस्तु की समझ में आ गई। किस अवस्था की बात करें ये ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में मत जाइएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आप जाएंगे तो 3 या 5 अवस्थाएं पढ़ने को मिलती हैं, वो चीज़ें नहीं है। वह जो है अवस्थाएं जो है पदार्थों के, जो भी पदार्थ है, जो शुद्ध पदार्थ लिए जाते हैं तत्व या यौगिक, उसके अणुओं की स्थिति के आधार पर बनती है, तो वो अवस्थाओं की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उस पूरे पदार्थ से ही लेना है कि वो पदार्थ अगर समय के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है या अपने आप में परिवर्तन कर रहा है, यानी उसके जो अणु विन्यास हैं, उसके सूक्ष्म अणु का विन्यास है, उसमें न परिवर्तन हो। तो जब वो ऐसा परिवर्तन करता है तब हम कहते हैं कि वह जो है गति। तो गति किस प्रकार का कर रहा है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो गति में आपका जैसे मान लीजिए कि सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति कहते हैं। पहला नंबर, सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति किसे कहेंगे? सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति। सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति किसे हम कहेंगे? रेक्टेलाइन या ट्रांजिशनरी मोशन किसे कहते हैं? तो जब कोई पिंड एक सरल रेखा में जब गति करता है या इसको, तो उसको हम सरल रेखीय गति करते हैं। अगर एक रेखा में गति करता है तो रेखीय गति, एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो सरल रेखीय गति कहेंगे। इसी को स्थानांतरित गति भी कहते हैं। जैसे कोई पिंड है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए तो ये रेखीय गति हो गया। इस टाइप का जो है आपका रेखीय गति हो गया, क्योंकि एक स्थान से ये भी दूसरे स्थान तक चला गया। दूसरा हम लेते हैं इसका प्रकार, इसको बोलेंगे वृत्ताकार या घूर्णन गति। वृत्ताकार या घूर्णन गति क्या है? ये देख लीजिए, सरल रेखीय गति तथा, ये तथा ले रहे हैं, देखिए सॉरी, सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरित गति। सरल रेखीय का मतलब एक सीधी रेखा में गति करे, स्थानांतरित का मतलब कि कैसे भी जाए। ये हो गया एग्जाम्पल आपका सरल रेखीय का, एकदम सीधी रेखा में जाए। स्थानांतरित का मतलब कैसे भी जाए, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो स्थानांतरित गति हो गई। एक एकदम सरल रेखा में जाए तो ये सरल रेखीय गति हो गई। वृत्ताकार गति क्या हुई और घूर्णन गति क्या हुई? तो वृत्ताकार गति उसे कहेंगे जो वृत्त पर, वृत्त की परिधि पर यदि कोई गति होती है तो इसे हम वृत्ताकार गति कहते हैं, वृत्त की परिधि पर। और दूसरा है कि यदि मान लीजिए कोई पिंड है, जैसे लट्टू है,
आपका ये घूम रहा है अपने अक्ष पर, तो इस प्रकार की गति को कहेंगे आपका घूर्णन गति। तीसरा है दोलन या काल्पनिक गति। क्या है? दोलन या दोलन तथा काल्पनिक गति। दोलन तथा काल्पनिक गति, ये क्या है? दोलन जब कोई पिंड, इसको हम देखते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। दोलन या काल्पनिक गति क्या है? तो जब कोई पिंड, जैसे मान लीजिए कि यह ऐसे कोई पिंड है और ऐसे दाएं बाएं ऐसे गति कर रहा है, जैसे झूले की गति, तो ये आपकी झूले की गति दोलन गति में आ जाएगी। और घूर्णन काल्पनिक गति क्या है? तो जब कोई वस्तु के एक सिरे, कोई पत्ती नुमा है, एक सिरे को दबा दें और एक सिरे को थोड़ा सा इसको दबाएं, तो यह जो है इसके इधर उधर गति करने लगती है। तो इस प्रकार की गति को हम काल्पनिक गति कहते हैं। दोलन गति जब किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर कोई गति होती है, एक सरल रेखा में इधर उधर कोई गति होती है, तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। अब देखिए, ये आयाम जब अधिक होता है तो दोलन है, और जब यही आयाम कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि यह गति जो है काल्पनिक गति है। ये जो है दोलन जो है कंपन में। जैसे मान लीजिए एक ब्लेड लीजिए, उसके एक सिरे को दबाइए तो आप देखते हैं कि बहुत धीरे धीरे गति होती है। तो आयाम अगर अधिकतम रहता है तो हम उसको नाम दे देते हैं दोलन गति, और आयाम जब किसी दोलनकार वस्तु का आयाम कम हो जाता है तो हम काल्पनिक गति कहते हैं। कम होता है यानी हम उसको शायद पहचान भी न पाए, महसूस तो कर सकते हैं लेकिन आभास कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। और जो कोई झूला झूल रहा है तो उसको तो हम देख रहे हैं दाएं से बाएं। तो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए अब क्या क्या चीज़ें हैं। आपके गति के प्रकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार में आपके किताब में बांटा गया है, और इसे हम देखते हैं। तो इस तरह जो है सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरित गति, यानी 2 इसमें हो गया, वृत्ताकार गति तथा घूर्णन गति, दोलन तथा काल्पनिक गति। क्या होता है? सरल रेखीय गति का मतलब होता है कि जब कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है तो इसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। सीधे आप एकदम चलते जाए तो सरल रेखीय गति। अगर आप दिशा में न देखा जाए, आप घर जा रहे हैं स्कूल से, तो निश्चित है सीधे तो घर जाएंगे नहीं। किसी का घर दूर है तो टेढ़े मेढ़े ही ऐसे करना है, पथ तो आपका टेढ़ा मेढ़ा ही जाएगा घर तक। तो आप एक सीधे पथ का अनुसरण नहीं करते हैं, पथ का तो अनुसरण करते हैं लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाना आपका जो एक रेखा में आपका कहलाएगा स्थानांतरित गति। वृत्ताकार गति क्या होगा? वृत्त की परिधि पर यदि कोई गति करता है तो इस प्रकार की गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। घूर्णन गति जब कोई पिंड किसी अक्ष पर अगर गति करता है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। दोलन गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड एक बिंदु के इधर उधर जब गति करता है तो दोलन गति कहते हैं। अब दोलन गति का आयाम यदि बहुत कम हो जाता है, यानी दाएं बाएं बहुत कम जाता है, तो अब उस गति को अब दोलन गति से बढ़िया है कि उसको हम कहें काल्पनिक गति। उसका नाम हम दे सकते हैं काल्पनिक गति, क्योंकि अब इसमें अंतर क्या है? तब कम है, कितना कम, कैसे क्या लें? तो देखेंगे कि हम दोलन गति में हम खूब आराम से देख सकते हैं कितना दाएं और कितना बाएं गया। तो हम दोलन गति हम देख जाते हैं, भाप जाते हैं कितना ये दाएं जा रहा है, इतना बाएं। जैसे झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति हमको एकदम आभास हो जाता है, लेकिन ये घंटी जब बजाते हैं साइकिल की, वो हमको आभास नहीं होता है।
वो कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, ये हमको आभास नहीं हो पाता है। तो जब आभास नहीं हो पाता है तो इस प्रकार की गति को, जिसमें दोलन तो हो लेकिन उसका आयाम इतना कम हो कि हम उसको जान न पाएँ, उसके आयाम का अपना आभास न कर पाएँ, तो ऐसे हम गति, ऐसे दोलन गति को हम कहेंगे काल्पनिक गति। तो अब इस टॉपिक में हम यहीं पर आपका फर्स्ट पार्ट समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे दूसरा ये टॉपिक कि गति संबंधित कुछ मूलभूत पद क्या हैं, उसके बारे में विवेचना करेंगे। हम आशा है कि आप लोग जान चुके होंगे कि भौतिक विज्ञान वास्तव में क्या है, उसके अंतर्गत जो मोशन हमने टॉपिक रखा वो क्या है, उसके प्रकार मैंने डाला रखा, फिर उसके प्रकार में ये जो गति वाला है वो कितने प्रकार का होता है उसको मैंने विवेचना किया। अब आगे जो है आपके अलग टॉपिक पर विवेचना होगी अगले पार्ट में।